सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की एक हमने कैटेगरी देखी थी कि कुछ होते हैं जो लेजी लर्नर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो ईगर लर्नर्स होते हैं। और हमने एग्जांपल्स भी देखी थी उसकी कि बेसिकली क्या फर्क है कि किन एल्गोरिदम्स को या किन मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो है हम कहते हैं कि ये लेजी लर्नर्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है और किन को कहते हैं कि ये जी ईगर लर्नर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने जो देखना है वो बेसिकली जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है वो हमारा एल्गोरिदम है जो कि है KNNs। तो KNNs जैसे पीछे मैंने आपको पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि जो KNN है ना वो हमारी लेजी लर्नर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, सिंपल सी वजह है कि ये कोई जो है ना डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन नहीं है इसका। ठीक है, ये ट्रेनिंग डेटा से कोई डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन के ऊपर ये काम नहीं करता। ठीक हो गया। इसमें जो है ये क्या करता है, बेसिकली ये ट्रेनिंग डेटा को एक किस्म का अपने दिमाग में रखता है और कोई भी जो है वो मॉडल जो है वो कह लें कि लर्निंग फेज में इसका कोई ऐसा मॉडल डेवलप नहीं होता, ये कोई मॉडल बिल्ड नहीं करता। जैसे कि हमने बात की थी कि बेसिकली ट्रेनिंग फेज में लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये बिल्कुल उस स्टूडेंट का जैसा हाल होता है उसका कि एक स्टूडेंट को आप मॉडल समझ लें, बात ही खत्म। आप बस छोड़ दें सारी टेंशन को, छोड़ दें हर चीज को। जब भी किसी स्टूडेंट को आपने कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, तो वो एक मॉडल है। किसी बच्चे को, कोई छोटे बच्चे को जब कोई नया कॉन्सेप्ट आपने सिखाना है तो बेसिकली वो एक मॉडल है जिसको आप एक ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, ताकि जब उसको कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई अननोन कोई सिचुएशन से उसको दिखाई जाए तो वो कुछ डिसाइड कर सके कि मैंने क्या लर्न किया और अब मैंने इसका क्या आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई भी मॉडल ऐसा कोई लर्निंग नहीं होती, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती इसमें, क्योंकि ये लेजी लर्नर कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये कहता है कि जब वक्त आएगा, जब टाइम आएगा, जब मुझे प्रिडिक्शन करनी होगी, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन आएगा, कोई मुझसे क्यूरी करेगा कि हाँ जी ये बताओ कि ये किसी क्लास इससे बिलोंग करता है या उससे बिलोंग करता है, इसका कोई आंसर दो, इसकी कोई आउटपुट दो, इसकी कोई प्रिडिक्शन दो, तब जो है ना वो एट द टाइम ऑफ जो जब उसकी टेस्टिंग का टाइम आता है या उसकी प्रिडिक्शन का टाइम आता है तो फिर वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो काम करता है और अपने डेटा में से उसको जो है वो जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास पूरा डेटा सेट अवेलेबल होता है, उसकी बेस पे जो है वो कोई ना कोई आंसर देने की कोशिश करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं, हमारा ये क्या है, ये लेजी लर्नर है। और लेजी लर्नर में आपको मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दी थी। हमने एक लेक्चर इसका नाइफ बेस का देखा था कि नाइफ बेस भी जो है वो हमारा एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि लेजी लर्नर कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करता है। वो भी जो है ना सुत्ती कौम है। और राइट, अब जो है वो हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हमारे लेजी लर्नर्स हैं वो क्या होते हैं, और बेसिकली के नियरेस्ट नेबर जो है वो हमारा एक लेजी लर्नर कैटेगरी से बिलोंग करता है। और इसमें क्या है, कोई ऐसे ट्रेनिंग फेज नहीं होता और ये जो है वो कुछ लर्निंग नहीं करता अपने हिस्टोरिक डेटा की बेस पे, इसलिए कोई इसकी कोई मॉडल भी कंस्ट्रक्ट नहीं होता, इसमें कोई जनरलाइजेशन भी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो फिर और कोई कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रक्शन नहीं हम कर सकते। हम इसमें बेसिकली एक नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम उसमें जो है वो पैरामीटर्स को लर्न कर रहे होते हैं। यानी कि वो जो एक लाइन होती है, लाइन इक्वेशन होती है, वो बेसिकली आपको पता है कि उसके स्लोप और इंटरसेप्ट की बेस पे एक लाइन बनती है कि हाँ जी अब ये लाइन की क्या डायमेंशंस होंगी, वो सारा कुछ उसकी डिपेंड करता है उसके पैरामीटर्स की बेस पे, वो स्लोप और जो इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो कोई पैरामीटर्स एज सच नहीं होते जैसे कि रिग्रेशन वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो क्यों इसमें कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती, तो हम क्या करते हैं और कोई एजम्पशन हमारे दिमाग में नहीं होती डेटा को लेके। तो इस वजह से ये काफी एक इंट्यूटिव सी अप्रोच है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ, जैसे कोई क्लास में नया स्टूडेंट आया है। ठीक है, तो हम इंसान अनफॉर्चुनेटली बड़े जजमेंटल होते हैं। हम किसी की अपरेंट कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम अपनी कोई जजमेंट बना लेते हैं, हाँ जी ये बंदा जो है ना ये मेरे इस फ्रेंड जैसा लगता है, या ये बंदा इसकी कुछ हरकतें मेरी उस बंदे के साथ है जिससे मेरी नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि बस हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ये उसी कैटेगरी का होगा, ये बंदा जो है ना मेरी दोस्त से मिलता जुलता है, इसकी कुछ हरकतें मेरी फ्रेंड जैसी हैं, तो क्या है कि ये इसकी मेरे साथ अच्छी जो है ना वो दोस्ती हो जाएगी, मैं इसको फ्रेंड बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। और जबकि जिसके साथ अगर कोई छोटी मोटी हमारी जो है ना वो जिस बंदे के साथ हमारी नहीं बन रही होती, और अगर ये थोड़ा बहुत उस जैसा मासूम नमाना कोई उस जैसी कोई जो है ना वो हरकत कर दे, तो बस फिर आप उसको अपने दुश्मनों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जिसे कहते हैं सॉरी दुश्मनों की लिस्ट में सरे फहरिस्त उसको रख लेते हैं। सॉरी फॉर माय उर्दू।
ओके अब जो हमने जब भी यहाँ पे कोई नया हमने कुछ भी क्लासिफाई करना है, किसी चीज को नया लेबल देना है, ठीक है, बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन की ही एक अप्रोच है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग डेटा है, आने वाले नए डेटा को, उससे हम उसकी जो है वो क्या कंप्यूट करते हैं, हम उसकी सिमिलैरिटी कंप्यूट करते हैं कि वो उससे कितना जो है वो फ्रेंड, कितना जो है वो उससे फेमिलियर है, ठीक है, कि जो मैंने अभी बात की है कि वो बंदा फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली है, आपने उसको जिस तरह से भी आपने उसको कैटेगराइज करना है। तो फिर आप क्या करते हैं, ऑलरेडी जो आपके पास ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं या जो आपका ऑलरेडी एक नॉलेज है, आप उसकी बेस पे आप जो है वो एक उसको एक आउटपुट या एक उसकी जो है ना उसके बारे में कोई जजमेंट जो है ना वो पास कर देते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम जो आया है, जो क्यूरी उस वक्त हमारे सामने आई है, हमने उसी वक्त उसको प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बेस पे हमने उसको क्या किया है, उसकी सिमिलैरिटी कंप्यूट की है, और उसके बाद हमने इस सिमिलैरिटी की बेस पे हमने उसका जो एक आंसर है, वो उसका जो एक आउटपुट क्लास है वो हमने जनरेट कर दी है कि हाँ जी अब ये जो है वो किस कैटेगरी से या किस क्लास से या किस आउटपुट इसकी जो है वो कौन सा लेबल आपने जो है ना इसको असाइन करना है। ठीक हो गया। और हम देखेंगे वही कि आपको पता है कि कुछ हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारा, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है उन फीचर्स की सिमिलैरिटी देखेंगे अपने टेस्ट इंस्टेंस के साथ, कि कौन से जो इंस्टेंसेस हैं हमारे इस टेस्ट इंस्टेंस के साथ, यानी कि जिसको मैं कह रही हूँ वो वाला इंस्टेंस या वो वाला डेटा पॉइंट या वो वाला एग्जाम्पल या वो वाला इंस्टेंस जिसको हमने अब क्लासीफाई करना है प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बेस पे, तो हम क्या करेंगे उसका उसके साथ सिमिलैरिटी निकालेंगे, और जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी, अब वो डिपेंड करता है के पे कि वो क्या के है आपका, उसकी बेस पे हम उसको उसका उसका जो लेबल है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा मैचिंग होते हैं अपने नेबर्स के साथ, और जो डोमिनेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं, उसका जो लेबल है हम असाइन कर देते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आप कहेंगे हैं ये तो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही हलवा है ये तो। ऑलराइट, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं इसके बेसिक आइडिया के ऊपर, ठीक है, कि अगर हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया देखें कि हमारे पास एक नई एग्जांपल आई है, यानी कि आप कह लें कि एक नया डेटा पॉइंट आया है, ये आगे टर्म यूज करूंगी, आप उसको कह लें डेटा पॉइंट को मैं उसका नाम रख देती हूँ D1, ठीक है। D1 वो एक नया डेटा पॉइंट है जो कि पहले से हमारे मॉडल को नहीं पता, ठीक है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है, आप ये समझ रहे हैं वो जैसे पुरानी वो मोला जट फिल्म में वो कहता होता है ना मुस्तफा कुरैशी, नवा आया सोने ठीक है, तो ये जो डेटा पॉइंट है ना ये नया है, उसको हमने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बेस पे उसको हमने देखना है कि हाँ जी अब इसकी आउटपुट क्लास हमने क्या देनी है, इसको हमने क्या लेबल असाइन करना है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं कि हमने इसकी इसकी आउटपुट क्लास हमने प्रिडिक्ट करनी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल वही बात है, हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, दो बंदों की कुछ सिमिलैरिटीज की बेस पे हमने उसको कहना है कि हाँ जी ये जो बंदा ये जो नवा आया सोने ये कोई फ्रेंडली कैटेगरी में आपकी आता है या आपकी नॉन फ्रेंडली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स को जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा में से, जो हमारे पास पुरानी डेटा एंट्रीज है, पुराने इंस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो फिर उनकी आउटपुट लेबल्स की बेस पे हम जो है ना इस नए आने वाले पॉइंट को, जिसको मैं एक्स कह रही हूँ या जिसको मैं D1 कह रही हूँ, हम उसका जो है आउटपुट लेबल जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास पहले से डेटा मौजूद है, राइट। और हम देखेंगे कि किसके साथ उसकी सबसे ज्यादा जो है ना वो सिमिलैरिटी है, और आपको पता है कि वही जो क्लोजेस्ट इंस्टेंसेस हैं हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, ये उसके क्लोजेस्ट पार्टनर्स हैं, ये उसके करीब वाले पॉइंट्स हैं, उनसे इनका डिस्टेंस जो है वो कम है। तो उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, उसका आउटपुट लेबल जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। अब ये जो सिमिलैरिटी है, दिमाग में बार बार बात आती है कि ये सिमिलैरिटी कैसे कंप्यूट करनी है, ठीक है। अब इसके लिए भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत सारे सिमिलैरिटी मैयर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई मीट्रिक होता है जिसकी बेस पे हम उस सिमिलैरिटी को मैयर करते हैं, और फिर अब ये भी देखना है कि हमने एक तो ये कि सिमिलैरिटी मैयर कौन सा यूज करना है, एक तो ये दिमाग में बात होनी चाहिए आपके, दूसरा आपके पास दिमाग में बात होनी चाहिए कि आपने कितने करीबी इंस्टेंसेस को देखना है, यानी कि उसके कितने संगी साथियों को देखना है, या आपने कितने इंस्टेंसेस जो से मिलते जुलते हैं उनको आपने कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपने जो है वो उस बेस पे, और वो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वही जो वैल्यू ऑफ के है, कि कितने को आपने जो है ना आपने उसकी सिमिलैरिटी के लिए कंसीडर करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं k इज इक्वल टू 1, तो फिर अब क्या है, आप उसका कोई सबसे करीबी मैचिंग जिसके साथ उसका सबसे डिस्टेंस कम है, आप उसको करीबी साथी को जो है ना कंसीडर करेंगे और कहेंगे हाँ जी ये जो है ना इसके साथ इसका जो है ना वो डिस्टेंस सबसे कम है, तो ये जो है ना इसको हम इसका लेबल दे देते हैं,
ठीक है। इसी तरह अगर आपने k इज इक्वल टू 3 रखा है या k इज इक्वल टू 4 रखा है, आपने उनको कंसीडर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसी तरह तीन सबसे क्लोजेस्ट इंस्टेंसेस को कंप्यूट करेंगे, उनका जो है ना जब सबसे ज्यादा जिसका लेबल मतलब आ रहा होगा, हम उसको जो है ना उसकी आउटपुट क्लास असाइन कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, एमी जो है ना हवा बना हुआ है, बस ये बहुत आसान है। आप लोग प्लीज इसको जो है ना दिमाग से निकाल देंगे, ये चीज तो हमें आ ही नहीं सकती। तो फिर हमें क्या है, हमें एक डिसीजन करना है कि हाँ जी हमें कितने करीबी नेबर्स को जो है ना हमने कंसीडर करना है। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हमने जो नया डेटा सेट आया उसको क्लासिफाई करने के लिए, वो जो एक नया पॉइंट आया उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसकी आउटपुट दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए क्योंकि कौन सी ये खानदान से बिलोंग करता है, हमें जो है ना वो देखना है कि कितने हमने नेबर्स को जो है ना कंसिडर करना है। अब प्लस ये कि हमें जो है वो नेक्स्ट कुछ डेटा के अंदर आपको पता है कि इनकंसिस्टेंसीज भी हो सकती हैं। आपको पता है कि जब भी हमारे पास डेटा आता है तो जरूरी नहीं है कि वो डेटा साफ सुथरा हो। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि डेटा के अंदर जब भी आपको, आप छोटी सी एग्जांपल लेना, आपको अगर कोई सर्वे फॉर्म या क्वेश्चनर फिल करने को दे देता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या कुछ भी हो, हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बस सर से उतारने के लिए या हम कहते हैं यार क्या जान छुड़ाते हैं कि क्या यार ये फॉर्म आ गया, सबसे पहले हम बस एमी जिस तरह भी होता है ना हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर वो डेटा जो है वो आपने मैनुअली फीड इन किया और कोई उसको जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है वो डेटा की एंट्री के दौरान भी बहुत सारे जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और हमारा सारा काम ही शुरू डेटा से होता है। डेटा साइंस, साइंस लगती ही किसके ऊपर है, डेटा के ऊपर। और डेटा के अंदर जो है ना ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या है कि हमें जो है वो डेटा की प्री प्रोसेसिंग के दौरान हम इन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो केटर फॉर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल डेटा अगर प्री प्रोसेस नहीं हुआ और हम सिमिलैरिटीज की बेस पे काम कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि अगर हम उनको एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले हम उनको कंसिडर नहीं करते, तो फिर इनकंसिस्टेंसीज की बेस पे हमारे रिजल्ट्स जो है वो बहुत चांसेस हैं कि वो जो है वो हमारे पास खराब हो जाए। ठीक है, तो फिर इसलिए डेटा को प्री प्रोसेस करना जैसे बाकी एल्गोरिदम्स के लिए भी जरूरी है, इसमें भी कर लें तो हमारे पास जो डेटा के जो रिजल्ट्स के जो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं और हमारा जो मॉडल है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम एग्जांपल देखें इसकी, एक कह लें कि मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वन नियरेस्ट नेबर, यानी कि k इज इक्वल टू हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे 1 रखा हुआ है। अब k दिमाग में रखिएगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में k नियरेस्ट नेबर में हमने क्या किया है, 1 नियरेस्ट नेबर। तो इसको फौरन रिकॉल कीजिए कि इसका क्या मतलब है कि हमने इसका कोई एक बेस्टी देखना है ठीक है, वो इसका जो सबसे करीबी फ्रेंड। आपको पता है ना हमारी अम्मियां भी यही जो है ना वो कर रही होती हैं दिमाग में कि हाँ जी इसका जो है ना दोस्त अगर सिगरेट पी रहा है ना कहीं मेरे काके ने जो है ना वो भी उसने भी कहीं ना कहीं जो है ना वो सिगरेट पीनी शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डेटा सेट को जो है वो सॉरी के को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं और हमारे पास जो इसके अंदर कुछ कलर कोड हुए हुए डेटा पॉइंट्स, ठीक है, कुछ हमारे पास ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं, आप ये देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं और कुछ हमारे रेड कलर के पॉइंट्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें अगर ये वाला एक ब्लैक कलर का हमारे पास अगर एक नई एग्जांपल आई है, ठीक है, ये वो x है या ये वो D1 है या वो है जिसको मैं कह रही हूँ नवा आया सोनिया, ठीक है, और हमने इसको क्लासिफाई करना है कि हाँ जी ये किस खानदान से जो है ना वो बिलोंग करता है, ये खानदाने ब्लू से बिलोंग करता है या खानदाने जो है ना ये रेड से बिलोंग करता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको क्लासिफाई करना है कि हाँ जी ये किस किस कैटेगरी से जो है ना वो बिलोंग करता है। और अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1, तो इसका क्या मतलब है कि इसका हमने एक करीबी साथी देखना है। तो के बेसिकली क्या बताता है आपको कि आपने कितने नंबर ऑफ नेबर्स को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि आप अपने नए आने वाले इंस्टेंस को उसकी बेस पे आप क्या कर सके, क्लासीफाई कर सके। तो इस केस में 1 है तो हम फिर सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर देखेंगे। ठीक हो गया, तो जब हमने एक नियरेस्ट नेबर यहाँ पे देखा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे जो सबसे करीबी इसका 1 जो नियरेस्ट नेबर है वो कौन सा आ रहा है। यहाँ पे जो इसका सबसे नियरेस्ट नेबर जो आ रहा है वो है हमारे पास रेड। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो नए आने वाला इंस्टेंस है हमारा, इसको हम कौन सा कलर असाइन कर देंगे, हम इसको रेड कलर असाइन कर देंगे। इसलिए जब भी कोई डेटा पॉइंट आएगा तो फिर हमने उसके के को देखते हुए डिसीजन लेना है, मगर हमने जितने भी उसके जो हैं वो
इंस्टेंसेस हैं जो डेटा सेट के अंदर, उनके साथ हमने एक जो है वो उसका डिस्टेंस कंप्यूट करना है। उस सिमिलैरिटी चेक की बेस पे हम जो है वो कोई डिसीजन लेंगे। ये हम देखेंगे अभी विद एग्जांपल के किस तरह से ये सिमिलैरिटी चेकिंग की जाती है और किस तरह से उनके डेटा सब डेटा पॉइंट्स के अगेंस्ट उस नए आने वाले डेटा पॉइंट की जो है वो एनालिसिस किया जाता है, और फिर हम किस तरह जो है ना वो क्लोजेस्ट वन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। हम इसको विद एग्जांपल देखेंगे। तो इस पिछली जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, इसमें जो था हमारे पास क्या था, वो k इज इक्वल टू 1 सपोज करके हम चल रहे थे, इसलिए जो इसका 1 था हमने उसकी बेस पे इसका जो है ना वो डिसीजन किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 होता तो फिर हम क्या करते, 5 नियरेस्ट नेबर देखते हो और फिर उसमें से जो सबसे करीबी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वाला पैच जो है ना k इज इक्वल टू 5 में सबसे इसके करीबी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 रेड और k इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे 5 कंसीडर किया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास ब्लू है और जो 2 है वो हमारे पास रेड है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसका जो सबसे सूटेबल लेबल है वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो मेजोरिटी का लेबल होगा, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट मैट्रिसेस होती हैं डिस्टेंस को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। जो बात हो रही है कि हमने सिमिलैरिटी चेक करनी है, सिमिलैरिटी चेक करनी है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये जो सिमिलैरिटी की चेकिंग है ना, इसको हम कहते हैं कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस का मीट्रिक है। जब भी आपने दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान सिमिलैरिटी चेक करनी है तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कितने जो हैं वो दूर है, वो दोनों एक दूसरे से कितने सिमिलर है, या उनके दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो है ज्यादातर बहुत सारे आपके पास जो है ना आप देखेंगे रिसर्च में, और वैसे भी अभी इतना फ्रीक्वेंट काम हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल डिस्टेंस मीट्रिक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लिटरेचर में। मगर सबसे कॉमन जो यूज होता है वो होता है आपका इक्लूडियन डिस्टेंस यूज होता है, ठीक है। मतलब उसकी बेस पे जो है आप अपना डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो क्या कर रहा होता है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के बीच में जो है ना वो डिस्टेंस जो है वो कंप्यूट कर रहा होता है, और फिर जो उसकी कंप्यूटेशन है उसकी बेस पे, उसकी डिस्टेंस की बेस पे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डायमेंशनल डेटा है या 1 डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, आप उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उन पॉइंट्स का जब डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं तो उसकी बेस पे आपके पास एक कह लें कि एक उनकी एक प्रॉपर एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और वो वैल्यू जो है बताती है कि हाँ जी ये 2 पॉइंट्स, यानी कि जो नया पॉइंट है और जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा सेट में पॉइंट है, वो दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है उनका आपस में, राइट। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल के नियरेस्ट नेबर की, जिसमें के जो है वो 3 के साथ करके आपको जो है वो थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाया है, और एक जो है वो k इज इक्वल टू 7 करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है, ठीक है। अगर k इज इक्वल टू 1 होता तो आपको पता है कि ये बहुत ही आसान है कि हमने जस्ट k को 1 कंसिडर करके उसका जो सबसे करीबी साथी है वो हमने जो है ना कह देना है कि इसकी जो क्लास है इसकी भी यही क्लास है, ठीक है। उसने जो डिसीजन लिया इसने भी यही डिसीजन लेना है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस वाली फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें, यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हमारा जो सर्च स्पैन है वो 3.3 नियरेस्ट नेबर के ऊपर जो है ना वो स्पैन हमारा जो है ना वो कर रहा है, 3 नियरेस्ट नेबर को हमने स्कैन करना है। तो फिर यहाँ पे आप देखें कि कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो है ना वो रस्ट कलर के हैं और कुछ हमारे पास रेड कलर के हैं। तो जब हमने नए डेटा पॉइंट को, ये जो नया डेटा पॉइंट है जिसको किस कलर से डिनोट किया गया है वो है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो जब इस नए डेटा पॉइंट को आपने टैग करना है कि हाँ जी इसका कलर क्या होगा, रेड होगा या रस्ट होगा। काला कलूटा तो इसलिए किया ना इसको आपको समझाने के लिए कि ये वो है नवा आया सोनिया, ठीक है। अभी इस काले कलूटे को जो है ना हमने कोई रंग देना है कि लाल देना है या रस्ट देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए या इसको क्लासिफाई करने के लिए हम जो है वो इसको इसके क्लोजेस्ट मैच को देखेंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 3 है तो 3 के केस में आप यहाँ पे देखें 2 रेड है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 रेड है और 1 रस्ट है। तो इसलिए हमने स्ट्रेट अवे क्या कहा कि k इज इक्वल टू 3 के केस में यहाँ पे इसका जो लेबल होगा वो क्या होगा, इसका रेड कलर होगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी 3k की केस में इसका रेड कलर है। सही हो गया। और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बात करें तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है k इज इक्वल टू 7।
तो इसका क्या मतलब है कि इसके हमने 7 करीबी साथियों को, ठीक है, 7 नियरेस्ट नेबर्स को हमने देखना है, तो ताकि इस आने वाले ब्लैक वाले का जो है हम कोई कलर असाइन कर सकें, इसको कोई हम रेड कलर असाइन कर सकें या रस्ट कलर असाइन कर सकें। तो आप देखें कि यहाँ पे सबसे मेजोरिटी कौन सा कलर है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7 के केस में जो रस्ट कलर है वो इसको अलॉट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको मेजोरिटी में जो इसके जो 7 नेबर्स हैं उसमें जो मेजोरिटी का कलर है वो क्या है, वो 7 है। तो फिर इसलिए अल्टीमेटली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने नेबर्स को जो है कंसिडर कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, हम उस जो नया आने वाला डेटा पॉइंट है हम उसको वो वाला कलर जो है वो असाइन कर देंगे। मगर फिर वही बात है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके के की वैल्यू के ऊपर, कि आप के की क्या वैल्यू जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले लेक्चर में, अपने अगले पार्ट में सॉरी, हम देखते हैं कि क्या जो है बात करें कि सारा कुछ डिपेंड ही के ऊपर कर रहा है, तो क्या जो है हम करें कि के को कितना छोटा रखना है, के को कितना बड़ा रखना है, के छोटा रखेंगे तो क्या होगा, के बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, इसको हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं।